विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मैं जानी जयदेव, हमने इसके अगले वीडियो के अंदर पाठ नंबर 14 के स्वाध्याय के अंतर्गत उसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा की थी और अब अपने सिलेबस को और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस विषय के अगले चैप्टर पाठ नंबर 15 जिसका नाम है जल परिवहन और अपवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले पाठ के अंदर कौन कौन से मुद्दों का अध्ययन करेंगे उसके बारे में जानकारी देता हूँ। इसके अंतर्गत हम भारत का जल परिवहन, जिसके दो मुख्य भाग है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। उसके पश्चात नदी परिवहन की 3 अवस्थाएं, उसके बाद हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनके बारे में सविस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद झील और अंत में नदियों का आर्थिक महत्व और नदी प्रदूषण, इनके बारे में चर्चा करते ही पाठ समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जल परिवहन किसे कहते हैं? तो पहले तो जल परिवहन की परिभाषा। किसी भी क्षेत्र की नदी प्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल परिवहन कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की नदी प्रणाली के अध्ययन को जल परिवहन कहते हैं। भारत के भूपृष्ठ का नक्शा देखो तो आपको ज्ञात होगा कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर मिलती हैं। भारत के भूपृष्ठ का अगर नक्शा देखते हैं तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कई सारी नदियां होती है, ठीक है, और एक बड़ी नदी होती है, उसके अंदर कई सारी नदियां मिलती, जैसे कि सिंधु नदी है तो सिंधु के अंदर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये नदियाँ। फिर हमारी गंगा नदी है, उसके अंदर यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, उसके पश्चात सोन, बेतवा, महानदी, ये सब मिलती है। तो ऐसे एक नदी के साथ अनेक नदियाँ, सहायक नदियाँ जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर ऐसा जल परिवहन का आकार देखने को मिलता है। इन नदियों का जल किसी झील, समुद्र या मरुस्थल में मिलता है। इस तरह एक नदी तंत्र द्वारा उसका प्रवाह जिस क्षेत्र में बहता है उसे बेसिन कहते हैं और ये नदियाँ निकलकर या तो बीच में कहीं मरुस्थल पर ख़त्म हो जाती है या तो किसी बड़ी झील को मिलती है या फिर समुद्र को मिल जाती है। सिंधु नदी है तो सिंधु नदी कहाँ से? चीन से निकलकर भारतीय जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान से आगे अरब सागर में मिल जाती है। उसके पश्चात गंगा नदी तो उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी को मिल जाती है और नर्मदा नदी तो सूरत से आगे अरब सागर को मिलती है। तो ऐसे ही हर एक नदियाँ समुद्र को मिलती है या फिर कुछ एक नदियाँ बीच में ही लुप्त हो जाती हैं। इस तरह एक नदी तंत्र द्वारा उसका प्रवाह जिस क्षेत्र में बहता है उसे क्या कहते हैं? उस नदी का बेसिन कहते हैं। जैसे सूरत, तापी और नर्मदा का बेसिन है, पाकिस्तान सिंधु नदी का बेसिन है, गंगा नदी का बेसिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। उसके पश्चात जब कोई पर्वत या ऊंचे प्रदेश नदियों के जल परिवहन को एक दूसरे से अलग करते हैं तब उसे जल विभाजक कहते हैं। जब कोई पर्वत उस नदी के परिवहन को अलग करता है, जैसे कि इन उत्तराखंड के अंदर देखो तो नर्मदा नदी को कई पर्वतों ने अलग किया, जैसे कि गौमुख से आगे बढ़ती है तो वहाँ से तो सबसे पहले सप्त ऋषियों की जो कुटिया आती थी तो उन सप्त ऋषियों की कुटिया ने उनके जल को विभाजित कर दिया था, तो उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। सिंधु नदी को तो हिमालय है और सिंधु नदी का जल विभाजक है। तो ऐसा ही कोई पर्वत है वो नदी के प्रवाह को क्या करता है? एक दूसरे से अलग करते हैं तो उसे जल विभाजक कहते हैं। इतना जानिए, विश्व में सबसे विशाल बेसिन अमेजन नदी का है और भारत में सबसे विशाल नदी बेसिन गंगा नदी का है। विश्व में सबसे विशाल बेसिन किसका है? अमेजन नदी का। और भारत में सबसे विशाल नदी किसकी है? बेसिन गंगा नदी का है। उसके पश्चात जल प्रवाह प्रणाली।
तो कुछ इस प्रकार से हिमालयी जल प्रवाह प्रणाली और प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली। इसके अंतर्गत कि भाई हिमालय की नदियाँ प्रणाली और 12मासी है, जबकि प्रायद्वीपीय और मौसमी है 12मासी, क्योंकि यहाँ पर 12 मास पानी से भरी हुई रहती है। जबकि मौसमी है क्यों प्रणाली प्रायद्वीपीय की, क्योंकि ये मौसम के आधार पर बारिश की सीज़न में यहाँ की नदियों के अंदर पानी देखने को मिलता है। बाकी दिनों में ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाता है, पर पानी का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो कुछ एक नदियों का तो लुप्त ही हो जाता है। हिमालय की मुख्य नदियों के अंतर्गत सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली के अंदर महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और इसके पश्चात हम भारत के जल प्रवाह, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों की सविस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी मुद्दे या जो भी प्रश्न आप लोगों को नोट करने के बोले वो करते जाइएगा, और इस पार्ट को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है तुम लोगों की, ठीक है। और एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न भी आएंगे, और ये पार्ट इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि तुम लोगों की अगली 10वीं कक्षा के अंतर्गत आप लोगों को उपयोग में आ सकें, क्योंकि वर्तमान स्थिति में आप लोग जानती हो कि कोरोना की वजह से स्कूलों के अंतर्गत काफ़ी समय जो है वो वेस्ट हो चुका है बच्चों का। इसलिए अब से तुम लोगों को वही लेसन पढ़ाने हैं जो तुम लोगों की 10वीं कक्षा के अंदर मुख्य रूप से आते हो, तो ये तुम लोगों की 10वीं कक्षा के अंदर भी उपयोग में आएंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है वीडियो को देखें, उसके पश्चात उसके अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन है कहीं पर भी समझ में ना आए तो सीधी स्कूल के नंबरों पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो कोई भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो नहीं देखते हैं तो उनसे अनुरोध है कृपया करके, अब बहुत हो गया, समय का भी बहुत वेस्ट हो चुका है, अब अपनी लाइफ के लिए, अपने शिक्षण के लिए फिर से उठे और फिर से पढ़े, ताकि भविष्य में आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। इसीलिए तुम लोगों को नए उत्साह और नए प्रोत्साहन को जगाने के लिए एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर दिया गया है, जो आप लोगों को इतना तो नहीं पर थोड़ा सा मोटिवेट करे, ऐसी भावना से इसके अंदर रखा गया है। तो इस वीडियो को देखें, ठीक है। धन्यवाद। शक्ति भी हो, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना, सपने अगर तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग तो तब तक यकीन नहीं करते जब तक आपका रिजल्ट उन्हें हिला के ना रखते। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं।